देखो भाई, कल मैंने आप लोग को ये बताया था कि स्पिनिंग जेनी और कुछ और भी, स्पिनिंग जेनी के साथ एक और था, क्या नाम था उसका, जो भी नए नए मशीनें थी उनकी खोज की गई, उनका आविष्कार किए गए ब्रिटेन में, जिससे कि और भी ज्यादा इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, सूती वस्त्र उद्योग जो था, उससे कॉम्पीट कर पाए, प्रतियोगिता में बना रह पाए। ठीक है। इतने होने के बाद भी, however, Indian textile continued to dominate world trade till the end of the 18th century. European trading companies, the Dutch, the French, and the English made enormous profit out of this flourish trade. These companies purchased cotton and silk textile in India by importing silver. But देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेशक ब्रिटेन में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की कॉपी की गई, यहाँ की जो प्रिंटिंग थी, चिंज जो कपड़ा होता था, जो प्रिंटेड कपड़ा होता था इंडिया का, बंडाना या स्कार, उसकी नकल की गई, लेकिन फिर भी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो ओरिजिनल था उसकी बहुत अधिक डिमांड बनी रही। जो भी डच, फ्रांसीसी, पोर्तुगीज, जो लोगों ने भी इंडिया से इसका ट्रेड किया और यूरोप के मार्केट में बेचा, उन्होंने हमेशा ही ब्रिटेन के टेक्सटाइल को दबा के ही रखा, उनको ज्यादा ग्रोथ नहीं करने दिया। और ये जो भी यूरोपियन कंपनीज इंडिया आती थी, वो सिल्वर कॉइन के बदले ये पूरा पाती थी, कॉटन टेक्सटाइल यहां से लेकर के जाती थी। चलिए, अगर आप 18 सेंचुरी की बात करें, जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हो चुका था, तो भारत में कॉटन टेक्सटाइल के लिए सबसे बड़े सेंटर्स कौन कौन से थे, मेजर सेंटर ऑफ वेविंग। ठीक है। तो आप देखते हैं कि प्लेन व्हाइट, चेक एंड स्ट्रिप्स, चिंट्स और सिल्क, ये ट्रायंगल और आपको ये डायमंड दिख रहा हुआ, तो हम लोग चिंट्स और सिल्क के ऊपर फोकस करेंगे, देखेंगे। केवल डायमंड वाले को देखोगे तो बुरहानपुर, ये आपको क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में पड़ता था। उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद, ठीक है, पाटन, गुजरात का ही। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा समाना, ये हरियाणा में था। ठीक है। यहाँ पे पटना, जो कि बिहार में, पता ही आप लोगों को, कैलकाटा, ढाका। ठीक है। ये सारे जो प्लेसेस आपको मैंने डायमंड वाले दिखाए हैं, डायमंड वाले जितने भी प्लेस आपको दिखे हैं, मद्रास भी था, उसके बाद पेटबुलाई भी था। ये सारी जगहें जो थी चिंट के लिए फेमस थी पूरे इंडिया में। इंडिया का चिंट सेंटर यही सारा था। सिल्क के लिए कौन कौन सा था, जो भी ट्रायंगल वाला दिख रहा है आपको, सिल्क के लिए था। ठीक है। अभी भी मैं आपको बता दूं, इंडिया में सबसे अधिक सिल्क का जो कपड़ा बनता है, साड़ियां या जो भी चीजें बनती हैं, वो बनारस में बनती है। बनारस के सिल्क की जो साड़ियां होती हैं बहुत ही पूरे वर्ल्ड फेमस होती हैं, इंडिया में तो है नहीं। और यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में सिल्क बनता था, पाटन में बनता था। ठीक है। बनारस में तो बनता ही था। इस तरह से प्लेसेस थे, आप लोग मैप पे देख लेना। चरपाटन किधर? गुजरात। बेटे हिंदी तो बोल ले। हु वर द वेवर्स, ये वेवर्स जो हैं, ये वेवर्स हैं कौन, जो भारत में कपड़ा बुनते थे, जिनके कपड़ों की डिमांड पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में सोने चांदी के बराबर थी। आखिर ये बुनकर कौन थे, वेवर्स कौन थे? Weavers often belong to communities that specialized in weaving. Their skill were passed on from one generation to next generation. The Tanti weavers of Bengal, the Julahas or Momin weavers of North India, Sel and Kakular and Divangs of South India are some of the communities famous for weaving. तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जुलाहा, हम लोग की मम्मी थी ना, तो गांव में जैसे कि जुलाहे चलते थे, उसमें किसी को अगर एब्यूज करना है ना, तो उसके लिए गांव के लोग उसको वर्ड यूज करते थे, क्योंकि वो जुलाहे मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी से माने जाते थे।
मैं आपको और भी बता दूं, जो छोटे थे ना, तो जब सर्दियों का मौसम आता था तो रजाई जैसे नहीं होती है, दब जाती है, उसके कॉटन दब जाते हैं, रुइयां दब जाती हैं, तो उसको निकलवा के ना, अब तो मशीनों में उस रुई को खुलवा दिया जाता है ना, पिटवा करके, मतलब कि ओपन करवा दिया जाता है। और नहीं तो वो एक मशीन जैसा लेकर के आते थे, डंडे जैसा, उसी से पीट पीट के उसको करते थे। तो ये हम लोग के समय का है, मतलब कि जो हमने देखा है। लेकिन ये जुलाहे जो होते थे, ये कपड़े को बुनने का भी काम करते थे। आपको यहाँ एक है ना, ये दिख रहा होगा नीचे, सर ये किसी के आजू के नाम होता था क्या ये? कम्युनिटी का नाम था बेटे, ठीक है। जैसे जो चमार लोग थे, जैसे जो अभी भी कहते हैं, तो मोची का काम करते थे, जूते बनाने का काम। तो ये जुलाहे जो थे नॉर्थ इंडिया में, अब हम लोग सब लोग तो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो अब ये मान लीजिए कि हम लोग की तरफ जो भी अंग्रेजों के जमाने में या उनसे भी पहले जो कपड़े बुनने का काम करते थे, वो जुलाहे ही करते थे, और दूसरी कोई कम्युनिटी नहीं करती थी। बंगाल में कपड़े बुनने वाले मतलब वेवर्स को ही तंती कहा जाता था। और साउथ इंडिया में मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। क्या, ये देखिए। सर जी, नहीं खत्म हो गया सर, बार बार हट रही है। कौन हट रही है? अरे ये क्लास तो बेटे एक्चुअली है ना, मेरा नेट थोड़ा कम ही है, तो मैनेज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आपका नहीं, मेरा खत्म हो गया। अच्छा कोई बात ना बेटे, तो राम का नाम लो और बने रहो। देखो यहाँ पे देखते हैं कि कैकुलार और देवांग्स, ये साउथ इंडिया में बुनकरों को कहा जाता था। नॉर्थ इंडिया में बेटा ये जुलाहा कहा जाता था, ठीक है। और बंगाल में तंती कहा जाता था, वेवर्स को याद रखिएगा बिल्कुल। अरे ये सोनी ने क्लास ही नहीं लिया आज, चलो कोई बात नहीं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, a work done mostly by women. The charkha and the takli were household spinning instruments. The thread was spun on the charkha and rolled on the takli. 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉटन से धागे बनाने के काम को स्पिनिंग कहा जाता था, मतलब कि चरखे में रुई लगा करके, चरखा घुमा करके धागे बनाए जाते थे, ठीक है। तो पहला काम था धागे बनाना, स्पिनिंग करना। उसके बाद द थ्रेड वाज स्पन ऑन द charkha and rolled on the takli. When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weavers. और जैसे ही ये धागे बन जाते थे, तो ये जो आपको हैंडलूम दिख रहा है, इसको हिंदी में हथकरघा कहते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर ही कपड़े को बुनाई की जाती थी। जब कपड़ा बन जाता था, तो कोई भी कॉटन किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर के कपड़ों को कलर करने का जो काम करता था, डायर होता था, वो अलग होता था। और उस आदमी को इंडिया में रंगरेज कहा जाता था। आप लोगों ने ना गानों में भी सुना होगा, तो वही रंगरेज वही है जो कपड़ों पे अलग अलग कलर करता था, डायर। For printed cloth, the weavers needed the help of specialized block printers known as the चिपी गार्स, ठीक है। छिपी गार्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो प्रिंटर, ब्लॉक प्रिंटर होता था, कपड़े मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया में प्रिंटेड क्लॉथ था, कॉटन क्लॉथ, उसको चिंट्स कहा जाता था। तो ये चिंट्स कपड़े कैसे बनते थे? पहले तो व्हाइट कलर का कॉटन क्लॉथ ही बनता था, उसके बाद उस पे जो प्रिंटिंग की जाती थी, वो स्पेशलाइज्ड ब्लॉक से, मतलब मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था ना, जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, फट्टे होते थे, उस पर अलग अलग डिजाइन बना करके वो छाप जाती थी, क्या कहते हैं, कपड़ों के ऊपर, ठीक है। तो ये जो होता था, जो मशीन थी, वो ब्लॉक था प्रिंटर का, उसका नाम था चिपी गार्ड्स, ठीक है। Handlooms, weaving, and the occupation associated with it provided livelihood for millions of Indians. और ये कपड़े के उद्योग में लगे हुए हैंडलूम्स पे काम करने वाले जितने भी लोग थे, इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल के लिए रोजगार का साधन था, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था। तो आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा कि वेवर्स इंडिया में कौन थे और किनके द्वारा ये कपड़े बनाए जाते थे, जो पूरे के पूरे यूरोप के मार्केट में फेमस था। The decline of Indian textile
तो आखिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया में जिस कॉटन टेक्सटाइल की इतनी डिमांड थी, अब वो डिमांड खत्म होने लगी और भारत का जो वस्त्र उद्योग था वो डाउनग्रेड होने लगा। The development of the cotton industry in Britain affected textile producer in India in several ways. First, Indian textile. हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा कि आखिर वो कौन से रीजन्स थे या कौन से कारण थे जिसके कारण इंडियन टेक्सटाइल, ठीक है, डिक्लाइन हुई। तो पहला यह था कि ब्रिटेन में जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल उसको कॉम्पीट नहीं कर पाई। फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कॉम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल in the European and American market. Second, exporting textile to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textile imported by into Britain. ठीक है, ब्रिटेन के, अच्छा ठीक है, आप लोग का मेमोरी टेस्ट भी ले लेते हैं। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वहां के गवर्नमेंट ने ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोगों को मदद करने के लिए कौन सा कानून पास किया था, कौन सा एक्ट बनाया था? एनीबडी, कोई बताओ जल्दी से। उस एक्ट को क्या कहते हैं? कैलिको एक्ट, कैलिको एक्ट। चलो गुड, कैलिको एक्ट था, बिल्कुल। तो उस कैलिको एक्ट के कारण ही क्या किया गया था कि जो ड्यूटी थी, ड्यूटी मतलब कि अगर इंडिया से वहां कॉटन के कपड़े जा रहे हैं तो सरकार उस पर ड्यूटी लगाती थी, ज्यादा टैक्स लगाती थी। तो मान लो इंडिया से कोई व्यापारी अगर वहां बेच रहा है तो सरकार को उसको टैक्स देना होता था, तो फिर कपड़े बहुत महंगे हो जाते थे, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो भी थे। तो इस कारण से उस मार्केट में कंपटीशन में नहीं रहा, सब लोग खरीद ही नहीं पाते थे, ठीक है। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional market in Africa, America, and Europe. Thousands of weavers in India were now thrown out of employment. Bengal weavers were the most hit. English and European companies stopped buying Indian goods and their agent no longer gave out advances to weavers to secure supplies. Distressed weavers wrote petition to the government to help them. हुआ क्या कि जब मान लीजिए कि यूरोप के मार्केट में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की अब डिमांड कम होने लगी। अब डिमांड जब कम होने लगी तो इंडिया में जो भी एजेंट्स थे यूरोपियंस के, उन लोगों ने यहाँ गांव में वेबर्स लोगों को एडवांस देना बंद कर दिया। देखिए सिस्टम क्या था, मान लीजिए जो बिचौलिया या एजेंट होता था ना, वो गांव गांव जा करके वेबर्स को या कपड़े बुनने वाले लोगों को एडवांस पैसे दे देता था, ठीक है, ताकि वो काम कर सके। अब एडवांस देता था तो हर आदमी को पैसे की बड़ी दिक्कत होती थी, इंडिया में बहुत गरीबी थी। अब उस एजेंट्स के ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि जो भी कपड़ा बुनोगे, जितना भी करोगे, तुम मुझे ही दोगे, दूसरे को नहीं दोगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि एजेंट्स लोगों को ये डिमांड ही नहीं आ रही थी ऊपर से कि हमें कपड़े चाहिए बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा, तो एजेंट ने भी इनको एडवांस देना बंद कर दिया और वेवर्स भूखों मरने लगे, ठीक है। तो जितने भी इंडिया के वेवर्स थे उन लोगों ने अपना संगठन बना करके एकजुट होकर के गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दिया, पेटिशन भेजा कि हमारी मदद की जाए, हम तो भूखे मर जाएंगे। तो देखिए फिर क्या हुआ। But wars was still to come. By the 1830, British cotton cloth flooded Indian market. In fact, by the 1880s, 2/3 of all of the cotton clothes worn by Indian were made of cloth produced in Britain. This affected not only specialized weavers but also spinners. बिल्कुल। अब ब्रिटेन इतना ज्यादा कॉटन के क्लोथ बनाने लगा, ठीक है, और उसका कपड़ा सस्ता भी होता था कि वो इंडिया के मार्केट तक भी पहुंचने लगा। अब इंडिया में कॉटन के कपड़े जिनको भी लेने थे, ठीक है, 2/3, 2/3 लोग इंडिया के भी अब ब्रिटेन के ही कपड़े पहनने लगे क्योंकि यहाँ के मार्केट में बिल्कुल फैल गया। अब आप सोचो कि आप कोई स्वेकेट या जैकेट खरीद रहे हैं इंडियन ब्रांड का, ठीक है, 1000-1200 का मिल रहा है, और मान लीजिए कोई नाइक, पूमा या जो भी इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने यही इस सेम उसी प्राइस का या उससे भी कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का सामान आपको दे दिया, तो आप बिल्कुल उसको खरीदोगे, इंडिया की डिमांड ही खत्म हो जाएगी। तो उसी वही हुआ। हैंडलूम वेविंग डिड नॉट कम Handloom weaving did not completely die in India. This was because some ties
types of cloth could not be supplied by machines. ठीक है, हाँ, हैंडलूम वाले पूरी तरह से बेरोजगार नहीं हुए और उसका कारण यह था कि आप बहुत सारे कपड़ों को तो मशीन पे बना सकते हो, लेकिन हर तरह के कपड़े को मशीन पे नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए स्पेशलाइज्ड इंसान ही थे, इंसान ही उस काम को कर सकते थे। अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे कढ़ाई के काम है या जो कसीदाकारी होती है, डिजाइन बनाने वाला है ना, वो हाथों से ही किया जाता है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, महंगा भी होता है, वो मशीन पे नहीं बन सकता। तो जिसके चलते इनकी कुछ डिमांड बची रह गई। आपने सोलापुर का नाम सुना होगा, कोई बच्चे को पता है सोलापुर किस स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और मदुरई साउथ इंडिया में, मतलब कि चेन्नई में। ये दो जगह जो हैं ये बड़े ही फेमस है वेविंग के लिए। और 19th सेंचुरी में भी जो भी इनकी कढ़ाई थी, कढ़ाई इन द सेंस जो भी बेल बूटे बनाते थे या जितने भी स्पेशलाइज्ड वेविंग थी, ये कहीं भी दुनिया में नहीं थी, इसलिए इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। उसके साथ साथ आपको एक बात ये भी पता है, महात्मा गांधी ने खादी को प्रमोट किया। वो खुद भी खादी पहनते थे और सबको भी कहते थे खादी पहनने के लिए, जिसके कारण इंडिया में अधिकतर लोगों ने इस तरह के इंडिया में ही जो इंडियन टेक्सटाइल थी, खादी तो इंडिया में ही बनता था, उसको ही पहनना ज्यादा प्रिफर किया। अब बात है कॉटन मिल्स कम अप। कॉटन मिल्स आ गया है, सामने है। इसमें ऐसे क्या हुआ? द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854। 1854 में भारत का पहला कॉटन मिल बना जो स्पिनिंग मिल था। स्पिनिंग मतलब बेटे केवल धागा बनाने वाला, और कुछ नहीं करता था वो। ठीक है, बॉम्बे had 19th century Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि बॉम्बे से केवल ये रॉ कॉटन बनाया जाता था, धागे बनाए जाते थे, और ये सारा का सारा इंग्लैंड भेजा जाता था। इंग्लैंड में उसी के द्वारा कपड़े बनाए जाते थे, वेविंग किए जाते थे मशीनों में, और वही कपड़े फिर इंडिया के ही मार्केट में सप्लाई किए जाते थे। तो इस तरह से ये जो मिल भी था, इससे भारत का कोई फायदा नहीं हुआ। देखते हैं, बाय 1900 over 84 mills started operating in Bombay. Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China. अब पारसी जो लोग होते हैं, ठीक है ना, ये मोस्टली ईरान से या इंडिया में आए और बॉम्बे में ही ज्यादा इनकी संख्या है। और जितने गुजराती तो आप जानते हैं, ये लोग बिजनेस में थे, और ये मोस्टली जो कॉटन बनाते थे वो चाइना को बेचते थे, और उसके चलते ही अपना रोजी रोटी कमाते थे। सबसे पहले हुआ क्या, मिल्स केम अप इन अदर सिटीज। अहमदाबाद में भी 1861 में पहली मिल बनी। उसके बाद एक साल बाद कानपुर में भी मिल लगी। ठीक है, और इस तरह से इंडिया में थोड़ा बहुत इनका जाल फैलता गया। ओके, एक कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। ये टीपू सुल्तान की तलवार है, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड उर्ज स्टील। अब ये उर्ज स्टील क्या है और टीपू सुल्तान की तलवार की क्या खासियत है जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए, देखेंगे। आपको पता ही है, सॉरी आपको नहीं ही पता होगा, आपको क्या पता है, 1799 में फोर्थ एंगल मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, फोर्थ, जिसमें टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया। ओके, उस समय जो उसकी तलवार थी वो अंग्रेजों के हाथ लगी। टीपूज लेजेंडरी स्वॉर्ड, देखिए, टीपूज लेजेंडरी स्वॉर्ड आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन in museum in England. But do you know why the sword was so special? The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. ठीक है, this quality of the sword came from a special type of high carbon steel called
which was produced all over South India. Wood steel, when made into sword, produced a very sharp edge with a flowing water pattern. This pattern came from very small carbon crystals embedded in the iron. ये जो उर्ज स्टील था, जैसे आपको ने देखा होगा कि कोई भी चीज जो धारदार होती है, चक्कू या कोई चीज ना, तो हम लोग काटे या किसी चीज पे पीट दें, उसको गलती से कहीं जमीन पे गिर जाए या किसी लकड़ी पे या पत्थर पे, तो उसकी है ना जो शार्पनेस होती है, जो धार होती है, वो टूट जाती है ना, ब्लंट हो जाता सर है। कौन सा स्टील है? क्या बेटा? कौन सा स्टील है ये? उर्ज, WOOTZ, देख रहे हैं ना आप ये? हाँ। ये वाली स्टील है। तो ये जो उड स्टील थी, इसकी क्या खासियत थी? सबसे पहले अंग्रेजों को ये तलवार, जो क्या तलवार की क्या खासियत है कि आप युद्ध के मैदान में हो, तलवार चला रहे हो, तो किसी के ढाल पे लग गया, किसी के आर्मर पे लग गया, कुछ पे भी लगे, उसकी धार कभी टूटे नहीं। नहीं तो मान लो कि तलवारबाजी कर रहे हैं, धार टूट गया, तो क्या उसे गाजर मूली थोड़ी काटना है, क्या फायदा? तो टीपू सुल्तान की खासियत थी, अंग्रेजों ने देखा जब इस तलवार को, तो बोले ये तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड ये है, स्वॉर्ड है इनका। तो उन लोगों ने, अंग्रेजों ने सीखा और आगे जाके इस टेक्नोलॉजी को खुद भी अपनाया। और टीपू सुल्तान की तलवार ब्रिटिश म्यूजियम में थी। और आपके नॉलेज के लिए बता दें, ये जो विजय माल्या है, जो भी भाग रखा है इंडिया से, उसी ने ये तलवार खरीद के इंडिया वो लेकर के आया था और इंडिया गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया। कौन सा म्यूजियम था? ब्रिटिश म्यूजियम। सर ये वाले स्टील की तलवार बस इसी के पास थी? मतलब क्योंकि राजा था, इसके मरने के बाद इसकी तलवार उनको मिली, तो उसको देखा और भी लोगों के पास होगी ये, और ये बहुत ही स्पेशलाइज था। मतलब इसमें जो आयरन जो यूज किया जाता था, उसमें कार्बन की क्वांटिटी को इस मात्रा में रखा जाता था कि बहुत हार्डनेस मिल जाती थी आयरन को, बहुत सख्त हो जाता था। ठीक है ना? देखेंगे फ्रांसिस बुकानन। ब्रिटिश के पास ऐसी वुड स्टील वाली कोई मतलब तलवार वगैरह नहीं थी बेटे, लेकिन इतनी स्पेशलाइज्ड नहीं थी। ब्रिटिशर लोगों को ये टेक्नोलॉजी पहले पता नहीं थी। इंडिया में आने के बाद ही जब टीपू सुल्तान की तलवार देखी उन लोगों ने, साउथ इंडिया में आए, तभी पता चला कि इस तरह से भी स्टील को फॉर्मेट किया जा सकता है। ठीक है, देखेंगे फ्रांसिस बुकानन वाज टूर्ड थ्रू मैसूर इन 1800, a year after टीपू सुल्तान डेथ। फ्रांसिस बुकानन 1800 में यहां आते हैं मैसूर। मैंने आपको बताया था कि 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है इन द वॉर ऑफ फोर्थ एंगल मैसूर वॉर। ठीक है, एक साल बाद 1800 आता है, फ्रांसिस बुकानन इंडिया के टूर पे आते हैं। ये भी एक ब्रिटिशर होते हैं। होता क्या है, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundred of smelting furnaces in Mysore। तो वो अपने अकाउंट्स में, अकाउंट मतलब कि जो एक डायरी लिखते हैं या जो यात्रा वृत्तांत होता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि पूरे के पूरे मैसूर में इस तरह हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस है, मतलब कि भट्टियां हैं लोहे की, जहां पे इस तरह का स्टील बनाया जाता है। इन दिस फर्नेसेस, ठीक है, एक सेकेंड से, इन दिस फर्नेसेस आयरन वाज मिक्स्ड विद चारकोल, चारकोल मतलब कोयले के साथ, एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट, और उसको स्मॉल छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में उसमें रखा जाता है। थ्रू एन intricate control of temperature, the smelter produced steel ingots that were used for sword making, not just in India but in West and Central Asia too। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चारकोल के साथ आयरन को मिक्स करके रखा जाता था, जैसे मान लो कि पहले तो आयरन को पिघला दो बिल्कुल, ठीक है, और उसमें चारकोल मिक्स करके मिट्टी के बर्तनों में एक टेम्परेचर, कंट्रोल टेम्परेचर पे रखा जाता, जिससे कि वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाती थी। चारकोल से कार्बन मिलता है, आपको पता है, और उससे एक मजबूत स्टील बन जाता था। तो ये वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी ऐसा बनता था, लेकिन उड्स की बात ही अलग थी। उड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कनाडा वर्ड
स्टील बन जाती थी केवल। हाँ इसी तरह, मतलब वो स्टील जो उसमें चमक रहती थी वो लोहे की जैसी ही दिखेगी आपको, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील नहीं होती थी वो, ठीक है ना। वर्जन ऑफ द कनाडा वर्ड उक्कू, तेलुगु हुक्कू एंड तमिल, ये क्या पढ़वा रहा है मेरे से, एंड मलयालम उरुकू, मीनिंग स्टील। तो ये सब स्टील के अलग अलग मीनिंग थे वर्ड्स के। इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट, यूरोप के जितने भी वैज्ञानिक थे उनको ये मोहित किया यहाँ के स्टील ने भाई। मिशेल फैराडे, the legendary scientist and discovery of electricity and electromagnetism, spent 4 years studying the properties of Indian woods. However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid-19th century. Can you guess why this was so? So, the sword and armor making industry died with the conquest of India by the British, and import of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by crafts people in India. यहाँ पे राजा लोग खत्म हो गए, जिन लोगों ने जिनके लिए हथियार बनाया जाता था, अधिकतर लोगों के साथ सब्सिडी अलायंस कर लिया। जब यहाँ पे राजा ही नहीं रहे, उनकी सेना ही नहीं रही, तो ये हथियार बनाए किसके लिए जाएंगे। और यहाँ पर का जितना भी आयरन निकाला जाता था उस जमाने में, अधिकतर को ब्रिटेन भेजा जाता था, और ब्रिटेन में ही उसको प्रोसेस करके फिर स्टील बना करके या जो भी बना करके इंडिया भेजा जाता था। इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजा जाता था और वहां की इंडस्ट्रियों में उसको प्रोसेस करके इंडिया के मार्केट में ही भेज दिया जाता था। चलिए, abandoned furnaces in villages, तो गांव में जो लोहार आयरन स्मिथ थे, ठीक है, दिख रहा है ना, वो लोग अब क्या करने लगे, उनका क्या काम रह गया, देखिए। Production of wood steel required a highly specialized technique of refining iron. आयरन को रिफाइन करने का ये तरीका था, ठीक है। But iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. In Bihar and central India, in particular, every district had smelter that used local deposit of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implement and tools of daily use, ठीक है। पहले जमाने में कुल्हाड़ी हो गई, खुरपा हो गया, फावड़ा हो गया, ये सब तो खेती बाड़ी में भी यूज होता था। तो बिहार मतलब ये झारखंड को लेके चलना, तो वहां पे हर जगह आयरन का डिपॉजिट मिल जाता था आसानी से। तो लोकल हर गांव में एक कोई ना कोई लोहार जरूर होता था, वो थोड़े बहुत आयरन का जुगाड़ कर लेता था कहीं दाएं बाएं से, और उससे कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स टूल बनाते रहता था। तो ये फर्नेसेस चलती रही, लेकिन अब वो उतने बड़े लेवल पे और हथियारों को बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता था, केवल डेली यूज के जो भी इक्विपमेंट्स थे उन्हीं के लिए ऐसा होता था। By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. In most villages, furnaces fell into disuse and the amount of iron produced came down. Why was this so? लेकिन आगे जाकर के ये थोड़ा बहुत जो आयरन मिलता था वो भी बंद हो गया, बिल्कुल सरकार ने सख्ती कर दी। और ऐसा क्यों हुआ, आगे दिख ही रहा होगा। One reason was the new forest law that was, ये नया फॉरेस्ट लॉ आपने पढ़ाई था, पीछे पढ़ाया था हमने, जो नया जंगल का कानून आया, तो ये लोहा कहाँ से मिलता था, जंगल या पहाड़ी वाले इलाके में ही मिलता था, वहां पर जाना अलाउ ही नहीं था। वहां से कोई भी चीज अगर मिलता था तो सरकार उसको अपने अंडर में रखती थी। तो इस तरह से अब बिल्कुल भी ये बंद हो गया। गांव में भी थोड़े मोड़े जो आयरन स्मिथ लोहार लोग थे, वो फर्नेसेस बिल्कुल बंद होने लगे, और आयरन के ऊपर जो पूरा का पूरा कमांड था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया। अब उन्हीं के द्वारा कुछ चीजें सप्लाई की जा सकती थी। कहा भी जा रहा है, इन सम ऑफ द एरियाज, इस पैराग्राफ को देखिए आप लोग, इन सम ऑफ द एरियाज द गवर्नमेंट डिड ग्रांट access to the forest,
but the iron smelter had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they used. This reduced their income. अब कोई आयरन स्मिथ चाहता भी था कि हम करें तो सरकार से उसको टैक्स देना पड़ता था और बहुत हाई टैक्सेस थे, जिसके चलते उसकी प्रॉफिट बहुत कम होने लगी और धीरे धीरे कोई कुछ ही लोग थे, बहुत कम ही लोग थे जो इस तरह के फर्नेसेस या भट्टियां चला रहे थे। देखिए वाह रे भगवान, यहाँ पे इस पर अगर आपको देखिए आपको समझ में आएगा। Moreover, by the late 19th century, iron and steel was being imported from Britain. अब हम लोग ब्रिटेन से अपना ही आयरन मंगा रहे थे, जो यहाँ से कच्चा जाता था वहां से ही तैयार लोहा हम लोग मंगाते थे यहाँ पे बर्तनों को बनाने के लिए और कुछ इम्प्लीमेंट्स मतलब कि टूल्स को बनाने के लिए। दिस इनवर्टिवली लोअर्ड द डिमांड फॉर द आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर, और जिसके चलते जो लोकल स्मेल्टर थे भट्टियों में जो भी लोहा बनता था उसकी डिमांड कम होने लगी। अब आप खुद सोचो, आज के दिन में बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लोहा बनता है, तैयार होके आता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। अब किसी लोहार के पास से कोई सामान थोड़ी खरीदने जाता है, लोहार के पास दुकान भी लोहे वाले, या आप कारपेंटर सॉरी हार्डवेयर की दुकान पे जाओगे, एक हथौड़ा भी लोगे तो आप कहोगे ना कि ये नहीं, मेरे को टाटा कंपनी का ही हथौड़ा दे दीजिए। और जबकि वो ये आपने कराला साइड में भी देखा होगा, सड़क के साइड में वो भट्टी छोटी छोटी लगा के बनाते रहते हैं, वही पुराने जमाने के स्मेल्टर सब। देखिए अब बात आती है, तो जब यहाँ पे स्मेल्टर खत्म हो गए तो क्या इंडिया में भी इंडस्ट्री लगी आयरन की? आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज केम अप टू इंडिया। देखिए 1904 में, ठीक है, चार्ल्स वेल्ड एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, एंड दोरबजी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा वर ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ in search of iron ore deposit. They had spent many months on the costly venture looking for sources of good iron ore to set up a venture looking for sources of good iron to set up a modern iron and steel plant in India. Jamshedji Tata had decided to spend a large part of this fortune to build a big iron and steel industry in India. But this could not be done without identifying the sources of fine quality iron ore. जमशेदजी टाटा, टाटा कंपनी की स्थापना उन्होंने की थी। उनके सबसे बड़े जो बेटे थे सौरभजी टाटा नाम था, कित मर गया भाई, रुक जाओ, एल्डेस्ट सन जमशेदजी टाटा, इन्होंने स्पेंड किया वहां पे लेकिन मिला नहीं। छत्तीसगढ़ में वो उन्होंने सोचा, चार्ल्स वेल्ड को भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, चार्ल्स वेल्ड भी थे। चार्ल्स वेल्ड एक अमेरिकन थे जियोलॉजिस्ट, उनके साथ जमशेदजी टाटा जी के सबसे बड़े बेटे थे। वो लोग छत्तीसगढ़ में भटकते रहे कि कोई आयरन का कोई सोर्स मिल जाए, माइंस मिल जाए, तो हम लोग वहां से आयरन, वहीं पर एक आयरन का अपना जो भी है इंडस्ट्री लगाएंगे, बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वहां मिला ही नहीं। आगे देखिए क्या हुआ। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, द रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी। एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें क्या हुआ, राजारा हिल्स जो था छत्तीसगढ़ का, वहां पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ओर मिला, ठीक है। प्रॉब्लम लेकिन क्या थी, वहां पर पानी ही नहीं था, बहुत ड्राई था। और आपको आयरन स्टील के लिए बता दूं, इंडस्ट्री के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसके साफ करने के लिए और भी धुलाई के लिए पानी नहीं था। तो आगे जाके क्या हुआ, 1907 होना चाहिए, इतना आगे ईयर कैसे चला गया, एक सेकंड। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, उसी के किनारे जमशेदपुर नाम का एक शहर बसाया गया, अभी भी है। हियर वाज वाटर, इससे मिल जाता है। और वहीं पे टाटा एंड स्टील कंपनी, ठीक है, जमशेदपुर में ही टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, जिसको कि टिस्को कहा जाता है। और 1912 से वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में पहला आयरन का जो इंडस्ट्री था, आयरन स्टील का, वो टाटा ने स्थापित किया था
जमशेदपुर झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, और यहाँ पे 1912 से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर टिस्को ने जो भी बनाए, जितना भी आयरन का जो भी सामान बनाया, जो भी किया, उसमें मेन क्या था कि ब्रिटेन ने को वॉर में जो भी सप्लाई चाहिए होती थी वो भी बनाता था। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया में सबसे अधिक जो स्टील की डिमांड थी वो थी रेलवे के लिए। ठीक है, तो रेलवे की डिमांड को पूरा करने के लिए स्लीपर जो बनाए जाते हैं इसके, या रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं आयरन के, तो वो सब टिस्को ने बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन किया। और आजादी के बाद आपको पता है जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ा आयरन स्टील इंडस्ट्री वही थी। सो बेटा आप लोग का चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, होमवर्क आप लोगों ने जो जो भी किया होगा मेरे को पिक खींच के व्हाट्सअप कर देंगे आप लोग, और कल आप लोग आ जाइएगा इंस्टीट्यूट पे ही, जैसा होगा मैं मैसेज कर दूंगा आप लोग। आज का होमवर्क मैं व्हाट्सअप करूंगा आप लोग।